नमस्कार दोस्तों। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपने कभी ना कभी ज़रूर अभ्यास किया होगा या फिर इसके बारे में सुना ज़रूर होगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही प्रभावशाली प्राणायाम है। हज़ारों फ़ायदे इस प्राणायाम के होते हैं और कुछ कॉमन फ़ायदे ऐसे हैं जो डायरेक्टली हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को अफ़ेक्ट करते हैं। बड़ा पॉज़िटिवली इम्पैक्ट करता है ये प्राणायाम हमारे ब्रेन को, हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे हॉर्मोन्स के बैलेंस को, हमारे स्टेट ऑफ माइंड को। इस तरह के न जाने कितने फ़ायदे इस प्राणायाम के होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, जो करने की वजह से आपको अनुलोम-विलोम जैसे इतने इफ़ेक्टिव प्राणायाम के रिज़ल्ट्स पूरी तरह से नहीं मिल पाते? तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी कौन-सी वो गलतियाँ हैं, ऐसी कौन-सी वो कॉमन मिस्टेक्स हैं, जो ज़्यादातर लोग करते हैं और जिस वजह से उनको इस प्राणायाम के इफ़ेक्ट्स नहीं मिलते। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी मैं कॉमन मिस्टेक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इनमें से कोई भी गलती अगर आप भी अपने प्राणायाम के सेशन में करते हैं, तो आप उसको बिल्कुल करेक्ट कर लीजिएगा और करेक्ट करने के बाद जो भी आपका अनुभव होता है, जो भी आपका एक्सपीरियंस होता है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आपने क्या चीज़ें करेक्ट करी और आपका अब एक्सपीरियंस कैसा है। तो मुझे पता लगेगा कि सच में आपको समझ में आया है कि नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड अच्छे से देखिएगा। कोई भी डाउट हो आप कभी भी कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों, जो भी आपके अपने लोग हैं जिनके लिए आप चाहते हैं कि वो प्राणायाम अच्छे से समझ के करें, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, उनको बहुत फ़ायदा होगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली सबसे कॉमन मिस्टेक जो देखने में आती है वो होती है पोस्चर। पोस्चर किसी भी प्राणायाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये शुरुआती चीज़ है। इसके बेस पर ही बाकी सारा काम आप करने वाले हैं। अगर आपका पोस्चर ही गड़बड़ है, अगर आपका पोस्चर ही अनस्टेबल है, तो आप प्राणायाम के फायदे ले नहीं पाएंगे। जैसा कि हमारे पतंजलि योग सूत्र में आसन की डेफिनेशन दी गई है, स्थिर सुखम आसनम, यानी कि जो स्टेबल है, स्थिर यानी कि स्टेबल, और सुखम यानी कि किसी तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं है, आप एकदम आराम से आनंद में बैठ पाएँ, ऐसा आसन, उसे हम बोलते हैं स्थिर और सुख देने वाला आसन। अब हमने देखा है कि लोग पद्मासन लगा लेते हैं। अब पद्मासन अगर आपके लिए स्थिर और सुखम है, तो आप पद्मासन में बैठिए। लेकिन अगर आपके कहीं एंकल में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, कहीं पर भी कुछ भी आपको डिस्कम्फर्ट लग रहा है, तो पद्मासन में आपको नहीं बैठना चाहिए। फिर आप किस आसन में बैठ सकते हैं? आप चाहें तो फिर सुखासन में बैठ जाइए, या फिर आप इस तरीके से अर्ध सिद्धासन में बैठ जाइए। अर्ध सिद्धासन यानी कि अपनी लेफ्ट हील को आप अपने पेरेनियम या सर्विक्स के पास कनेक्ट करिए और राइट लेग को भी फोल्ड करिए। दोनों हील्स एक लाइन में हो जानी चाहिए, दोनों घुटने जमीन पर टच हो जाएं। अब ये कंफर्टेबल आसन की पोजीशन है प्राणायाम करने के लिए, ध्यान करने के लिए। लेकिन अगर आपने अपने आप को प्रिपेयर किया है, जैसा कि मैंने एक वीडियो में शेयर किया है कि पद्मासन कैसे आप लगा सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उन सारी टेक्निक्स के साथ अगर आप पद्मासन अच्छे से लगाना सीख जाते हैं और आपका पद्मासन कंफर्टेबल हो जाता है, तब तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पद्मासन में आपका प्राणायाम और इफेक्टिव रिजल्ट्स देता है। अब पोस्चर की इंपॉर्टेंस क्यों है? देखिए, जब आपका शरीर बिल्कुल स्थिर होता है, उसके बाद ही प्राण का संचार ऊर्ध्वगामी होना बहुत आसान हो जाता है। आपकी स्थिरता आपके प्राणायाम को बेटर बना देती है, एनर्जीज को बिल्कुल सही डायरेक्शन देती है और आप उसका इफेक्ट ले पाते हैं। तो पोस्चर कौन-सा सबसे अच्छा है? आइडियली पद्मासन प्राणायाम के लिए बेस्ट है, लेकिन तैयारी पूरी करने के बाद इस आसन को आप करें, तो ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपको कोई दर्द है, तो ये आसन को स्किप करिए। आप फिर लगा सकते हैं सुखासन, अर्ध सिद्धासन, और अगर आपके घुटनों में कोई तकलीफ है, आप ज़मीन पे क्रॉस लेग करके बैठ ही नहीं सकते, तो आपके लिए छूट है, आप चेयर पर बैठिए, सोफ़ा पर बैठिए, लेकिन कोशिश करेंगे कि कम से कम कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी हो। इस तरीके से झुका करके, कंधे आगे करके, गर्दन इधर-उधर करके आप इस प्राणायाम को नहीं करेंगे। अब इसी का जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम अनुलोम-विलोम करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम 20 से 30 सेकंड में रुक जाएँगे, प्रॉपर उसका एक टाइम है। उस पूरे ड्यूरेशन में आपको अवेयर रहना है कि आपकी गर्दन और कंधे और कमर, ये तीनों प्रॉपरली अलाइन्ड हो। ऐसा होता है कि कुछ देर करने के बाद या तो हमारी गर्दन एक तरफ घूम जाती है, या ऐसे आगे झुक जाती है, या कमर भी झुक जाती है। तो कहीं न कहीं हमारा अवेयरनेस लेवल शिफ्ट हो जाता है और हम जैसे शुरुआत करते हैं, वैसा ही पूरा ड्यूरेशन मेंटेन नहीं कर पाते। कुछ सेकंड या मिनट के बाद हमारा पोस्चर गड़बड़ होना शुरू हो जाता है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट टू एंड आपका माइंड अलर्ट रहे और आप एक ही रिदम में उस प्राणायाम को करिए और आपका शरीर हिले नहीं, पोस्चर बिगड़े नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ज़्यादातर लोग यहाँ पर गड़बड़ी करते हैं कि कुछ सेकंड हुआ नहीं कि गर्दन इधर-उधर घूम गई, कमर ऐसे मुड़ गई या फिर अपनी श्वास से आपका ध्यान पूरा हट गया। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो मैं ज़्यादातर देखता हूँ, आपको इसको ठीक करना चाहिए। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। तो दोस्तों अगर आपने अपने पोस्चर को करेक्ट कर लिया है और आपने बहुत ध्यान दिया और अपने आप को हिलने भी नहीं दिया, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को स्टिफ कर लेंगे। एक होता है अलर्टनेस, एक होता है स्टिफनेस। आपको अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है, लेकिन अपने आप को हार्ड नहीं कर लेना है। आपकी मसल्स टाइट ना हो जाए। अभी आप मुझे जिस पोस्चर में देख रहे हैं नेचुरली स्ट्रेट है। ये स्ट्रेट रखने के लिए मैंने अपने आप को टाइट होल्ड नहीं किया है, मसल्स को रिलैक्स रखा है, क्योंकि जब आप रिलैक्स होते हैं तभी आपकी श्वास गहरी अंदर जाती है, पूरी तरह से बाहर जाती है, एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका जो है वर्क करने लगता है। लेकिन अगर आपने अपनी मसल्स को टाइट होल्ड किया है, कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, तो वो प्राणायाम प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, आपको पूरे बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। तो आपको ध्यान देना है पोस्चर लेने के बाद कि आपके मसल्स कहीं टाइट तो नहीं है। चेहरा, गर्दन, कंधे, एब्डोमेन, चेस्ट कहीं पर किसी तरह की टाइटनेस तो होल्ड नहीं की हुई है। आपको इस बात का भी ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि जब आप प्राणायाम करने बैठे, अनुलोम-विलोम करने बैठे, उस वक़्त आपके शरीर और मन की स्थिति कैसी है? अगर आप एंग्ज़ियस फ़ील कर रहे हैं, आपको रेस्टलेसनेस लग रही है, आप थोड़ा-सा बेचैन महसूस कर रहे हैं, तो ये राइट कंडीशन नहीं है इस प्राणायाम को करने की। तो आपके लिए बेटर है कि आप पहले एक विश्राम प्राणायाम कर लें, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। विश्राम प्राणायाम करने के बाद आप देखेंगे कि एक तरह की स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपको रेस्टलेसनेस नहीं लगेगी, आप थोड़े से पीसफुल और काम डाउन हो जाएँगे। तो इस प्राणायाम को करने से पहले आपका मन, शरीर थोड़ा-सा पीसफुल स्टेट में होना बहुत ज़रूरी है, काम डाउन स्टेट में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है कि जैसा माइंड का स्टेट होता है वैसा ही ब्रेथ के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर आप एंग्ज़ियस हैं, अगर आप रेस्टलेसनेस फ़ील कर रहे हैं, तो आप वो प्रॉपर तरीके से श्वास को चला ही नहीं पाएँगे। आपकी श्वास एकदम गड़बड़ चलेगी, आप उसको सस्टेन नहीं कर पाएँगे कुछ मिनटों तक। इसीलिए अपने आप को सही स्थिति में लाना बहुत ज़रूरी है, तो पहले आप विश्राम प्राणायाम कर लें, अगर आपकी कंडीशन इस तरीके की है तो। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब ये भी एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है कि जब हम अनुलोम-विलोम करते हैं यानी कि अल्टरनेटिव ब्रीथिंग करते हैं, तो हमें एक नासिका को बंद करना है, एक को खोलना है ताकि हम श्वास को अल्टरनेटिवली चला पाएँ। अब इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि हम जब मुद्रा लगाते हैं, जैसे कि अब ये एक मुद्रा है, कुछ लोग इस मुद्रा के साथ करते हैं, कुछ लोग बीच की तीनों उँगलियाँ खोल करके करते हैं। तो मुद्रा की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, सारी मुद्रा ठीक है, हर मुद्रा के बेनिफिट्स आपको मिलते ही हैं। लेकिन जब नासिका को बंद करने की बात आती है तो हम वहाँ पर कई बार ओवर प्रेशर करके अपने पोस्चर को ही बिगाड़ देते हैं, नाक के स्ट्रक्चर को ही खराब कर देते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए जैसा कि मैंने कई बार देखा है, कोई लोग प्राणायाम कर रहे होते हैं तो अपनी नाक पर ओवर प्रेशर करके उसको दबाव डाल देते हैं। तो इससे भी एक डिस्टरबेंस क्रिएट होती है आपके अंदर। नासिका बहुत हल्के से स्पर्श के साथ बंद हो सकती है, उसको बहुत प्रेशर देने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा, जब आप उँगलियाँ रखें तो नासिका के बिल्कुल पास-पास रखें और हल्के से स्पर्श के साथ उसको स्विच कर दें। एक बार लेफ्ट से श्वास लिया, हल्के से स्पर्श से बंद करके राइट से बाहर छोड़ दिया, फिर राइट से लिया, हल्के से स्पर्श से बंद करके लेफ्ट से बाहर छोड़ दिया। तो ज़ोर से प्रेशर देके अपने अपने नोज़ के स्ट्रक्चर को बिगाड़ने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं होती है। बहुत जेंटल टच के साथ आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अब इस प्राणायाम का एक सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग गलतियाँ करते हैं। आप इस गलती को अगर सुधार लेंगे, आप देखेंगे नेक्स्ट लेवल आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको प्रॉपर इसके इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों होता क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ ही सेकंड्स के बाद हमारा पोस्चर बिगड़ जाता है, गर्दन ढीली पड़ जाती है, शोल्डर्स घूम जाते हैं, बैक राउंड हो जाती है। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा मेन एस्पेक्ट ये है कि हम सेम रिदम में जब श्वास को अंदर बाहर कर रहे हैं, लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ रहे हैं, राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ रहे हैं, उस मोमेंटम को, उस पीसफुल रिदम को कितनी देर तक मेंटेन करते हैं। तो शुरुआत में हो सकता है जब आप बिल्कुल नए हो, आप 2 मिनट में ही थक जाते हो। लेकिन इसके एक्चुअल इफ़ेक्ट देखने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 मिनट इस प्राणायाम को करना चाहिए
और भी ज़्यादा देर कर पाएँ तो और अच्छी बात है। लेकिन कम से कम उसके प्रॉपर इफ़ेक्ट देखने के लिए आप 5 से 6 मिनट तक उसी पोस्चर को मेंटेन करते हुए आप लेफ्ट से श्वास अंदर लें, राइट से बाहर छोड़ें, फिर राइट से अंदर लें, लेफ्ट से बाहर छोड़ें। ये जो मोमेंटम है, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, ये पोस्चर की स्टेबिलिटी के साथ, स्थिरता के साथ, माइंड के कंसंट्रेशन के साथ 5 से 6 मिनट तक बिना रुके अनकट चलता रहना चाहिए एक रिदम में। जब आप इस फ्लो को उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक बिना रुके करते हैं, 5 से 6 मिनट तक करते हैं, ना तो शरीर को हिलाते हैं, ना ही अंदर कोई तनाव पैदा करते हैं, पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड बनाए रखते हैं, तो आप देखेंगे अंदर एक प्रक्रिया चालू होगी और उसका इफ़ेक्ट आपको बहुत बड़े लेवल पर मिलेगा। अब इसी से जुड़ा अगला पॉइंट है, जो कि बहुत कॉमन मिस्टेक मैं देखता हूँ करते हुए लोगों को, कि जैसे ही 5 से अच्छा मुझे वीडियो में पता लगा 5 से 6 मिनट करना चाहिए तो मैं करता हूँ। तो जैसे-तैसे 5 से 6 मिनट पूरे हुए, एकदम आँखें खोल दी और अपने किसी काम में लग गए। तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है आपके प्राणायाम में। प्राणायाम आपकी अवेयरनेस को इंटरनलाइज कर देता है, यानी कि आपको अंतर्मुखी बनाता है। अब अंतर्मुखी मन 5 से 6 मिनट तक आपने किए रखा, आपने श्वास के साथ भी काम किया, श्वास के साथ काम किया यानी कि मन के साथ भी काम किया, मन को भी केंद्रित किया, मन का स्टेट आपने बदल दिया। अब उस बदले हुए एक इंटरनलाइज स्टेट को आपने एकदम से आंखें खोल के खराब कर दिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब आप 5 से 6 मिनट प्रॉपरली अगर कर पाए, तो उतनी ही देर ना भी हो पाए तो कम से कम 2 से 3 मिनट आप प्राणायाम के बाद बड़ी शांति से आंखें बंद करके बैठेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो आपने प्राणायाम किया उसका क्या आपको अंदर अपने इफेक्ट मिल रहा है, या इफेक्ट को ना भी समझ पाए, बस कुछ देर सहजता के साथ आप बैठें, 2 से 3 मिनट कोई भी रिएक्शन ना दें, बस आंख बंद करके बैठें। हो सके तो जितनी देर आपने अनुलोम विलोम किया उतनी ही देर आप आंख बंद करके आराम से बैठ जाए। मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ? क्या होता है कि जब आप प्राणायाम करते हैं, इस तरीके के प्राणायाम करते हैं, अल्टरनेटिव ब्रीदिंग करते हैं, भ्रामरी करते हैं, ये आपके अंदर के एनवायरनमेंट को बदल देते हैं। अब उस बदले हुए एनवायरनमेंट में सपोर्टिव होता है कि आप ध्यान की स्टेट में चले जाएं, यानी कि ट्रांसेंड कर दे उस माइंड की फ्लक्चुएटिव स्टेट को और आप एक सहज स्थिति में आ जाएं, जहां आप कॉस्मिक एनर्जी रिसीव कर रहे हैं और एकदम स्टिल होकर के बैठे हैं। ये इफेक्ट आपको तभी मिलेगा जब आप लयबद्ध तरीके से श्वास को चलाएंगे, और जब आपकी श्वास चलते चलते पूरे आपने 5-6 मिनट पूरे कर लिए, उसके बाद बिल्कुल सहज तरीके से आराम से आप बैठ जाएं। कोई प्रतिक्रिया नहीं करें, कोई जल्दबाजी नहीं कि आंख खोलनी है, मोबाइल चलाना है, किसी से बात करनी है, ये सब बाद में करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हैं, आप मुझे बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, अगर आपने ये फॉलो किया आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। प्रॉपरली आप देखेंगे आपके अंदर से चीज़ें बदलने लगेंगी। आप देखेंगे कि प्राणायाम तो किया लेकिन ध्यान अपने आप हो गया, क्योंकि आपने प्राणायाम ठीक से किया। भले ही आपने इंटेंशनली ध्यान ना किया हो, लेकिन आपने ध्यान के लिए सही ग्राउंड क्रिएट कर दिया। आपने प्राणायाम इतने अच्छे तरीके से किया कि ध्यान अपने आप लगने लग गया। तो जब इस तरीके से आप करते हैं तो ही आप प्राणायाम के असली इफेक्ट को एक्सपीरियंस करते हैं। अब एक बड़ी कॉमन मिस्टेक हम देखते हैं जो कि ब्रेथ की मूवमेंट से रिलेटेड है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम रेस्टलेस फील कर रहे हों, एंशियस फील कर रहे हों, ऐसी स्थिति में आप डायरेक्टली अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू नहीं करेंगे। आप पहले विश्राम प्राणायाम कर लेंगे। एक बार आपका शरीर मन थोड़ा सा स्थिर हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए, तभी इस प्राणायाम को करेंगे। तो ये तो एक स्टेट हो गया, लेकिन इसके अलावा भी हमारे अंदर हज़ारों तरीके की चीज़ें चल रही होती है। तो कई बार क्या होता है कि जैसी हमारी मन की स्थिति होती है, हम वैसे ही प्राणायाम करने लगते हैं। सपोज़ अभी हमने किसी से फ़ोन पे कुछ बात करी या कोई ऐसा इवेंट हो गया जिसने हमारे मन की स्थिति को बदल दिया, अब हम वैसे ही प्राणायाम करने बैठेंगे। अगर हमने किसी से गुस्से में बात की है, तो हमारी साँस गुस्से में हम लेंगे। या अगर हम डरे हुए हैं, तो हमारी एक अलग तरीके से साँस चलेगी, हमारा पोस्चर बिगड़ जाएगा। और क्या होता है कि हम बहुत जल्दी-जल्दी साँस लेते हैं। साँस लेफ्ट से लेते ही हमने फटाफट राइट से छोड़ दी, फिर राइट से फट से ली और लेफ्ट से छोड़ दी। ये जल्दी-जल्दी साँस लेना छोड़ना, ये भी गलत हो जाता है। तो इस तरीके की कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हम श्वास के साथ भी करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंपल अनुलोम-विलोम की। हम ना तो होल्ड कर रहे हैं, ना तो हम पर्टिकुलर रेशो में श्वास को चला रहे हैं। हम बस एक लयबद्ध तरीके से 1:1 यानी कि जितनी देर श्वास
लेने में हम ले रहे हैं, उतनी ही देर श्वास को बाहर छोड़ने में हम लगाएँगे। तो आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जब आप प्राणायाम करने बैठ रहे हैं, तो शरीर और मन की स्थिति कैसी है। तो अपने आप को कूल डाउन कर लें, पीसफुल स्टेट में ले आएँ। उसका सहारा लेने के लिए आप विश्राम प्राणायाम कर लें, कोई मेडिटेटिव म्यूज़िक प्ले करके उसको सुन लें। जब आप किसी ऐसे संगीत को सुनते हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन कर देता है, तो बहुत फ़ायदा उसका मिलता है। इस प्राणायाम से पहले ये सब चीज़ें देखना, समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि जाने-अनजाने हम और ख़राब स्थिति ले आते हैं, गलत तरीके से ब्रीदिंग करने के बाद। तो आपको क्या करना है, पोस्चर करेक्ट होने के बाद आप एक हाथ ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। राइट हैंड की आप प्राणायाम मुद्रा बना सकते हैं इस तरीके से। अपनी फर्स्ट और सेकंड फिंगर बेस ऑफ द थंब पे कनेक्ट करिए, बाकी की दोनों उँगलियां मिलाकर रखिए। अपनी एल्बो को शरीर के नज़दीक लाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अपनी दोनों हाथ की इन उँगलियों के बीच में नासिका को लाएंगे। राइट नोस्ट्रल बंद करेंगे, लेफ्ट से जो श्वास ऑलरेडी अंदर है उसको बाहर छोड़ेंगे पहले। उसके बाद लेफ्ट से श्वास अंदर भरेंगे। बिल्कुल धीरे-धीरे सहजता के साथ आप लेफ्ट से पूरी सांस अंदर भर लेंगे। पूरी सांस भरने के बाद आप लेफ्ट को बंद करके धीरे-धीरे वैसे ही सांस को राइट नोस्ट्रल से बाहर छोड़ेंगे। आपको ध्यान देना है कि धीरे-धीरे हो, कोई जर्की मूवमेंट नहीं हो। उसके बाद राइट से फिर से सांस भरेंगे और फिर राइट नोस्ट्रल को हाथ के अंगूठे से बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रल से धीरे-धीरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे। पूरा ध्यान आपका इसी एरिया में रहना चाहिए, नासिका और अपने हाथ के आसपास ही। अपने माइंड को कहीं और जाने से रोकेंगे। तो इसी प्रकार लेफ्ट से सांस अंदर ली, राइट से बाहर छोड़ी, फिर राइट से अंदर ली, लेफ्ट से बाहर छोड़ी। बस यही ध्यान देना है कि ये फोर्सफुल नहीं हो, जल्दी-जल्दी नहीं हो, झटके से नहीं हो, बड़े आराम से, सहजता के साथ। हालाँकि मैंने इस प्राणायाम को कैसे करना है, इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि एक्चुअल मेथड क्या है करने का। लेकिन बेसिकली बात ये है कि आप इसको बहुत ही स्लो इनहेल, स्लो एक्सहेल करें, जर्की मूवमेंट नहीं करें, झटका नहीं दें, फोर्सफुली नहीं करें, तो ही आप इसके रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ही आपको इसके फ़ायदे मिलेंगे भी। आप जैसे इस प्राणायाम को जब प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं, आप एंड तक पूरी प्रक्रिया कर लेते हैं, तो आप क्या-क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका मन बिल्कुल शांत आपको लगेगा, आपको हलचल बिल्कुल भी नहीं मिलेगी अपने अंदर। एक तरह की स्थिरता, एक तरह की शांति आपको महसूस होगी। अगर आपने सारा मेथड फॉलो किया है, प्रॉपर तरीके से प्राणायाम किया है, ब्रेथ को स्लो चलाया है, अच्छे से चलाया, उसके बाद आप 5 मिनट शांति से बैठे भी हैं, आप इस एक्सपीरियंस को ज़रूर करेंगे कि आपका मन, शरीर स्थिर और शांत हो गया। दूसरा, आप एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस भी फ़ील करेंगे अगर आप कुछ दिन इसका अभ्यास करने लगते हैं तो। क्योंकि जब आप कुछ दिन लगातार करते हैं, तो आपका शरीर, मन तैयार हो जाता है ध्यान में जाने के लिए भी, और ध्यान जैसे ही आपका 2-3 मिनट के लिए भी हुआ, आपको हैप्पीनेस मिलनी ही मिलनी है, एक सेंस ऑफ जॉय मिलना ही मिलना है। तो ये इनेविटेबल है, अगर आपने सही ग्राउंड क्रिएट कर दिया, तो ध्यान हो ही जाएगा, और ध्यान हो गया तो खुशी आ ही जाएगी। तो जैसे ही आपका मन खुश हुआ, शरीर स्थिर हुआ, तो आप देखेंगे आपके अंदर एक तरह की हार्मनी क्रिएट हो जाएगी। हार्मनी यानी कि एक हेल्थ जिसको हम बहुत अलग-अलग तरीकों से अचीव करना चाहते हैं, मेडिसिन से, फूड से, इससे, उससे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि असली हेल्थ है मन की शांति। जैसे ही मन शांत हुआ, स्थिर हुआ, आप एक्सपीरियंस करते हैं गुड हेल्थ, गुड स्टेट ऑफ माइंड, गुड स्टेट ऑफ बॉडी इमीडिएटली। होता क्या है कि जब आप ध्यान को अनुभव करते हैं, तो आपके अंदर एक तरह का बैलेंस क्रिएट होता है, और जब हम बैलेंस में होते हैं तो हैप्पीनेस और पीस एक नेचुरल स्टेट है। आपको पीसफुल होने के लिए, आपको हैप्पी होने के लिए कोई बाहर से चीज़ नहीं चाहिए होती है, ये आपके अंदर का स्टेट है। अगर अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो आप शांत और खुश होंगे ही। अगर अंदर कुछ भी गड़बड़ है, तो आप अशांत, बेचैन और दुखी होंगे ही। अब ये चीज़ सुनने में अजीब लग रही होगी, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये हो जाए तो हम खुश हो जाएँगे, वो हो जाए तो हम शांत हो जाएँगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये आपके अंदर का स्टेट है। आप अपने अंदर सही एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे, तो आप शांत भी रह सकते हैं, खुश भी रह सकते हैं, बिना बाहर बहुत सारी चीज़ों को गैदर किए। जैसा कि हम सोचते हैं कि ये मिल जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वो बंदा बदल जाए, ऐसी सिचुएशन हो जाए, तो मैं शांत होऊँगा, तो मैं खुश होऊँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको बस प्रक्रिया पर ध्यान देना है, सही एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। आपकी खुशी, आपकी शांति आपके अंदर ही है, आपके साथ ही है।
तो दोस्तों ये थे कुछ कॉमन मिस्टेक्स। अगर आप भी इनमें से कुछ भी गलतियां करते थे तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और करेक्ट करने के बाद जब आप इसके एक्चुअल बेनिफिट लें तो भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये सारे अनुभव हो रहे हैं क्या। इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है, समझ में आता है कि मेरी वीडियो देखने के बाद किसी को सच में फ़ायदा हुआ क्या, उन्होंने इसका प्रॉपर लाभ लिया क्या। तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है और ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक बड़े ध्यान से देखने और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।